नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है शबनम सैफी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली और उसके बाद न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, न सिर्फ उनका परिवार, बल्कि पूरा देश इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। शायद इसीलिए केंद्र सरकार ने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया से लेकर शबनम मीडिया के गलियारों में झांकेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी जगत है, मान लीजिए फिल्मी जगत है, खेल जगत है, हर जगत के दिग्गज शोक व्यक्त कर रही हैं। मनमोहन सिंह से जुड़े अपने किस्सों को बयां कर रही हैं, दुखी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें वो मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए नजर आए थे। जिस तरीके से उन्होंने देश को संभाला ऐसे वक्त में जब अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा बुरे दौर में थी, उस दौर को फिर से याद किया जा रहा है। बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटे हस्तियां भी इस वक्त उन्हें याद कर रही हैं। लेकिन शबनम, इस वक्त जो खबर मिल रही है वो ये कि उनकी बेटी का इंतजार किया जा रहा है और बाकी की जो रिचुअल्स हैं उनको अब आगे परफॉर्म किया जाएगा। तो क्या अपडेट है? बिल्कुल नम्रता, अब एम्स से मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पर ले जाया जा रहा है, जहां उनकी बेटी अमेरिका में है। तो उनकी बेटी का इंतजार किया जा रहा है। वो जब लौटेंगी फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने और तमाम जितनी भी पार्टियां हैं उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक ने ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी है। और बहुत से बड़े बड़े नेता तो जब उनके निधन की खबर आई तो दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में ही पहुंच गए। बताया जा रहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह काफी वक्त से बीमार चल रहे थे, बीच बीच में वो एडमिट भी हो गए थे कई बार, लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें तेज बुखार बताया गया, उसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया और 9 बजकर कुछ मिनट पर एम्स में भर्ती कराया गया और उसके थोड़ी देर बाद उनके निधन की खबर आ गई। इस खबर ने पूरे देश ही नहीं विदेश में भी शोक की लहर दौड़ा दी है। बाहर के तमाम बड़े देशों के बड़े बड़े नेताओं ने, राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है, शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत भावुक हो गए नम्रता, उनके किस्सों को याद किया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, अभी आपने हाल ही में एक इंटरव्यू भी देखा होगा, संसद में भाषण देखा होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ करते नजर आए थे। बहुत शांत स्वभाव के थे मनमोहन सिंह। हालांकि उनकी चुप्पी पर अक्सर विपक्ष सवाल उठाता रहा। जब वो प्रधानमंत्री थे तो विपक्ष ने हमेशा ही ये कहा कि एक बहुत शांत नेता हैं और किसी बात का जवाब ठीक से नहीं दे पाते हैं। उनकी चुप्पी को लेकर कांग्रेस को काफी घेरा जाता था। लेकिन नम्रता, अपनी इसी चुप्पी, इसी शांत स्वभाव की वजह से मनमोहन सिंह ने भारत की विदेश नीति को इतना ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि आज सारी उनके किस्से बहुत बारीकी से याद किए जाते हैं। बिल्कुल, वो कहते भी हैं कि चिल्लर जो होते हैं वो खनकते ज्यादा हैं, नोट में ज्यादा आवाज नहीं होती। तो मनमोहन सिंह के लिए अगर उनको इस तरीके से घेरा भी जाता था कि वो चुप रहते हैं, साइलेंट मोड पे रहते हैं, रिमोट पीएम है और ना जाने क्या क्या उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अगर आप उनके कार्यकाल को देखेंगे, उस दौर में भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा था। विदेश नीति का आपने जिक्र किया, अर्थव्यवस्था का मैं जिक्र करना चाहूंगी। जब 1991 में उनके पास चीजें आई थी, आरबीआई के जब वो गवर्नर रहे, कैसे उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, आरबीआई के जब वो गवर्नर थे उस वक्त उन्होंने कैसे चीजों को संभाला, कैसे उनको फिर मंत्री बनाए गए, जिस तरीके से आप बात करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस जिस फील्ड में उनको भेजा गया, जहां जहां पर उनको नियुक्त किया गया, वो अपना काम अच्छे से निभाते आए। 1991 का वो दौर था जब भारत बहुत गलत स्थिति से गुजर रहा था। तो उस वक्त मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत असंतुलन वाले उसमें था, जोन में था। तो उस वक्त जब ये विदेश मंत्री थे तो अमेरिका से असैन्य परमाणु समझौता इन्होंने खुद से कदम आगे बढ़ाकर किया, अमेरिका से रिश्ते अच्छे किए। तो जो यहाँ का विपक्ष था उसने जमकर विरोध किया मनमोहन सिंह का। नौबत यहां तक कि आ गई कि उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ गई नम्रता, लेकिन वो डटे रहे, अपने फैसले पर अड़े रहे और विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, लेकिन उन्होंने उसका भी सामना किया और भारत को एक विदेश नीति में ऊंचाई तक पहुंचाया और उस सैन्य परमाणु समझौते को कामयाब करने में वो कामयाब रहे नम्रता। बिल्कुल। और देखिए, जैसे कि मैं जिक्र कर रही थी अभी, आनंद रंगनाथन का मैं ट्वीट पढ़ रही थी। आनंद रंगनाथन ने बताया है कि कैसे 3 बिलियन से 300 बिलियन तक का उन्होंने जो पूरा टर्नओवर था वो पहुंचाया। आनंद रंगनाथन जो कि फेमस ऑथर है,
हमने तो पॉडकास्ट भी किया था उनके साथ, बहुत सारी बातों का खुलासा उन्होंने उस वक्त भी किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह अराइव्ड आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर 3 बिलियन, व्हेन ही लेफ्ट, यानी जब वो गए, दे स्टूड एट 300 बिलियन, 3 बिलियन से 300 बिलियन तक पहुंचा दिए थे उन्होंने हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे। और इसीलिए आनंद रंगनाथन लिखते हैं कि रेयर एकेडमिक, रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, ही पुल्ड इंडिया आउट ऑफ अ होल एंड ड्रैग्ड हर इन द राइट डायरेक्शन, ही वाज प्योर गोल्ड। तो उन्हें अब खरा सोना लोग बता रहे हैं, और क्योंकि उनका कार्यकाल सबने देखा है। बाकी सोशल मीडिया पर देखिए ओम शांति ट्रेंड कर रहा है। मनमोहन सिंह, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप एक्स प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा पोस्ट मनमोहन सिंह को टैग करते हुए किए जा चुके हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हाईली ट्रेंडिंग में इस वक्त वो चल रहे हैं, क्योंकि हर कोई इस वक्त दुखी है। जो अपडेट है आप दे दीजिए, फिर मैं बता दूंगी दर्शकों को कि किस किस ने दुख व्यक्त किया है और दुख व्यक्त करते हुए क्या क्या लिखा है। बिल्कुल नम आंखों से देश जो है मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है, और उनका पार्थिव शरीर अब एम्स से उनके घर ले जाया जा रहा है, और इंतजार किया जा रहा है उनकी बेटी का, जो इस वक्त अमेरिका में है, और अमेरिका से जैसे ही लौट जाएंगी उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और खबर तो ये भी आ रही है नम्रता के प्रधानमंत्री मोदी अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंच सकते हैं, और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता लगातार पहुंच रहे हैं, और बीजेपी के भी कई बड़े नेता, खबर ये आई कि दिल्ली एम्स में जब उनके निधन की खबर आई तो वहां दिल्ली में एम्स में पहुंचे, और कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो दिल्ली से बाहर थे, खबर सुनते ही वो तुरंत दिल्ली लौटे हैं, और अंतिम दर्शन के लिए जहां उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा वहां सभी नेता पहुंचेंगे। कांग्रेस ने 7 दिनों तक अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। तमाम बड़े दिग्गजों ने और उद्योगपतियों ने, बॉलीवुड से लेकर राजनीति, सभी ने उनको ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके किस्सों को याद किया है, राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर नम्रता श्रद्धांजलि दी है, उनकी पुरानी जो उपलब्धियां रही हैं उनको याद किया है। तो क्या कुछ नम्रता ये बिल्कुल, मैं क्या ट्वीट करके मैं वही ट्वीट्स निकाल रही थी। नरेंद्र मोदी से शुरुआत करना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी ने इंग्लिश में ट्वीट करते हुए एक किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एंड आई इंटरेक्टेड रेगुलरली व्हेन ही वाज पीएम एंड आई वाज सीएम ऑफ गुजरात, यानी जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का और वो प्रधानमंत्री थे, हम रेगुलर तौर पर बात किया करते थे। वी वुड हैव एक्सटेंसिव डेलिब्रेशंस ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू गवर्नेंस, हिज विजडम एंड ह्यूमिलिटी were always visible. In this hour of grief, my thoughts are with the family of Dr. Manmohan Singh ji, his friends and countless admirers. ओम शांति। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने जो तस्वीरें शेयर की हैं वो देखने पर साफ पता चल रहा है कि ये तस्वीरें उसी वक्त ही हैं जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे राजीव निगम की, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मनमोहन सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, देश को नई ऊंचाइयों पे ले जाने वाले भारत के अनमोल रत्न आज हमसे दूर चले गए, ये देश हमेशा आपको याद रखेगा। जय हिंद सर। अब जैसे कि मैं शबनम स्टार्टिंग में बोल रही थी कि अलग अलग फील्ड के लोगों ने शोक व्यक्त किया है, तो इसीलिए मैं आपको अलग अलग लोगों के नाम गिनवा रही हूं। अब देखिए, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, मेरे जैसे युवा सांसद के लिए शायद इससे बड़ी फख्र की बात और क्या हो सकती है कि राज्यसभा में मनमोहन सिंह जी की सीट के पास सीट अलॉट हुई। वो एक आध बार सदन में अपनी व्हीलचेयर पर आए तो बड़े अदब से उन्हें बार बार देखता रहा। कितनी सादगी थी शख्सियत में। अलविदा डॉक्टर साहब। मैं आने वाली नई पीढ़ी को गर्व से बताया करूंगा कि मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ बैठकर संसद की कार्रवाई में हिस्सा लिया। नसीरुद्दीन शाह की तरफ से लिखा गया, जमाना कर न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमान था मगर सर झुका के चलता था। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से सांसद हैं, उन्होंने लिखा, 1991 में भारत को आर्थिक संकट से उबारने वाले प्रख्यात अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए अत्यंत दुखद और अपूरणीय क्षति है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व ने देश को आर्थिक प्रगति की दिशा में नई राह दिखाई। एक सेकंड अभी कंप्लीट कर दूं। उनका योगदान भारत के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। मैं उन्हें विनम्र आदरांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ हैं। प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। इसके अलावा अशोक गहलोत ने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। डॉक्टर साहब सरल, सौम्य एवं ईमानदार के धनी थे। भारत के आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता एवं दुनिया में भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी के साथ अशोक गहलोत ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। फिर रवीश कुमार के आई थिंक ये तो खैर पैरोडी अकाउंट है, आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि सत्य और सौम्य व्यक्तित्व के धनी महान अर्थशास्त्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन एक अंतरराष्ट्रीय अपूरणीय क्षति है।
तो ये इस तरीके से लोगों के रिएक्शंस आए हैं। आज कोई नहीं देख रहा कि वो विपक्ष में थे, कि पक्ष में थे, कि वो इधर थे, कि उधर थे, लेफ्ट थे, कि राइट थे। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, क्योंकि उन्हें याद करने वाले बिल्कुल काम किए उन्होंने। जिस तरीके से उन्होंने काम किया और देश को आगे बढ़ाया, उस उपलब्धि को, उनकी उस ईमानदारी को पूरा देश याद कर रहा है। लेकिन नम्रता, उनकी जिंदगी और उनके राजनीतिक करियर से जुड़े कई किस्से ऐसे हैं जो बहुत ही रोचक हैं और बहुत चौंकाने वाले हैं। और इसी के साथ एक 26 नंबर का अंक जो है उनकी जिंदगी में काफी बताया गया कि उसका अलग मायने। 26 सितंबर को ही उनका जन्म हुआ था 1932 में, और सबसे बड़ी बात यह है कि 26 तारीख को ही उनका निधन हुआ है। तो इस 26 अंक के कई मायने उनकी जिंदगी से जोड़कर निकाले जा रहे हैं। इसी के साथ कई दिलचस्प किस्से ऐसे हुए हैं। जब मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था ना नम्रता, जब उनको प्रस्ताव, नरसिम्हा राव की सरकार ने ये प्रस्ताव के लिए फोन किया था, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ था। बहुत रोचक किस्सा है। वो इतना शॉक्ड हो गए थे कि अगली सुबह उन्हें राष्ट्रपति भवन शपथ के लिए जाना था, लेकिन वो सुबह उठकर अपने दफ्तर पहुंच गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाँ, उन्हें वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। बहुत सरल परिवार से आते थे, बहुत गरीबी से भी जूझे, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। स्कॉलरशिप के जरिए स्कॉलरशिप मिली पढ़ाई की वजह से उन्हें, उससे स्कॉलरशिप को लेकर ही वो विदेश में पढ़ाई कर पाए। नम्रता, ये किस्से शायद बहुत कम लोगों को पता होंगे मनमोहन सिंह से जुड़े। ये बहुत नॉर्मल परिवार से आते थे, और एक नॉर्मल परिवार का लड़का इतनी मतलब अपने शांत स्वभाव से जो चीजें उन्होंने कैच की, देश के वित्त मंत्री बने, गवर्नर बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। भारतीय कोई दूसरा ऐसा भारतीय था जो नेहरू के बाद लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहा। और जब मैं किस्सा बता रही थी आपको कि वो वित्त मंत्री उनको बनना था, अगली सुबह उन्हें राष्ट्रपति भवन में जाना था शपथ ग्रहण समारोह के लिए, लेकिन वो वहां न जाकर, राष्ट्रपति भवन न जाकर अपने दफ्तर पहुंच गए। तो उस दौरान फिर उन्हें फोन किया गया कि आप कहाँ हैं, तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था इस बात का। नरसिम्हा राव ने जब उन्हें फोन किया, उसके बाद जब उन्हें बुलाया गया, औपचारिक तौर पर सब चीजें उन्हें समझाई गई, तो तब वो आए और उन्होंने शपथ ली। नम्रता, तो बहुत से ऐसे किस्से हैं उनकी लाइफ से जुड़े। जैसे मैंने बताया कि अपनी सरकार उन्होंने असैन्य समझौते के लिए अमेरिका के साथ अपनी सरकार को, अपनी कुर्सी को दांव पर लगा दिया। वो देश हित के लिए जो भी फैसला लेते थे उस पर अड़िग हो जाते थे, चाहे विपक्ष कितना भी उनके खिलाफ विरोध करता था। लेकिन उन्हें पता था कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, कैसे आगे बढ़ेगी, और किस तरह विदेश से समझौते कर भारत को ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा। तो वो इस तरीके के जो फैसले लेते थे नम्रता, बेशक वो बहुत शांत स्वभाव दिखते थे, ऊपर से शांत थे, लेकिन अंदर से जो उनके अंदर जज्बा था ना, जो काम करने की वो हिम्मत थी, वो एक अलग ही वो देती थी। बिल्कुल। और देखिए, RTE यानी राइट टू एजुकेशन, RTI, इसके अलावा जो मनरेगा है, ये तमाम फैसले उन्हीं के कार्यकाल में लिए गए हैं। लोग उन्हें इसलिए भी याद करते हैं। और जैसे कि आपने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए थे, तो निश्चित तौर पर आज लोग इसीलिए उनको याद कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब वो अपने कार्यकाल में थे, उस वक्त वो कुछ फैसले लेना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने ऐसा अड़ंगा अड़ाया कि वो फैसले नहीं लिए जा सके। और अब जब मोदी सरकार केंद्र में आई, अक्सर आपने शबनम सुना होगा कि मोदी सरकार वही कानून लाना चाहती है जिसका कभी ये विरोध किया करती थी। ये आधे फैसले तो कांग्रेस वाले लागू करवाना चाहती थी, तो वो सारे कांग्रेस के फैसले नहीं, वो सारे मनमोहन सिंह के फैसले थे, क्योंकि अर्थशास्त्री थे, वित्त मंत्री के तौर पर रहे, देश की अर्थव्यवस्था को बुरे वक्त में सुधारा, और सुधारने के साथ साथ एक अलग लेवल पर ले गए। तो उनकी समझदारी, चीजों पर पकड़, इसके अलावा विदेश नीति, उनको कैसे सारी चीजों को मैनेज करना था, उनको बहुत अच्छे से आता था। और उन्हीं चीजों से इंप्रेस बीजेपी भी थी, और शायद इसीलिए उनके जो फैसले थे उनको ही आगे बढ़ाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही जाता है। मतलब एपिक जिसे हम कह सकते हैं, इनक्रेडिबल जिसे कह सकते हैं, इस तरीके के काम उन्होंने किए हैं। शायद इसीलिए आज कोई नहीं देख रहा कि वो किस पार्टी से थे या किस पार्टी से नहीं थे। लेकिन हाँ, आखिरी बार उनको संसद में उस वक्त देखा गया था जब दिल्ली सेवा बिल पर बहस होनी थी, वोटिंग उस दिन होनी थी। तो आखिरी बार संसद में व्हील चेयर पर मनमोहन सिंह उसी वक्त आए थे जब वो अपना वोट डालने के लिए आए थे, और वो वोट नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, उस बिल के खिलाफ था। लेकिन तो लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि तस्वीर भी याद होगी, अरे एंट्री कर रहे और थे, लोग एक तालियां बजाने लगे थे। नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की थी, लेकिन इन सबसे इतर वो जो तस्वीर आई थी ना शबनम, उसने बहुत सारे लोगों को परेशान भी किया था, क्योंकि मनमोहन सिंह एक सरदार, जिसे हमने हमेशा एकदम
अलग फॉर्म में देखा, वो एकदम व्हील चेयर पर एकदम कमजोर हो गए, तो लोगों को लगा, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें उनके बारे में पहले ही फैल चुकी थी, बाकी बीमार तो वो थे ही, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से वो जूझ रहे थे, ये भी हम सबको पता था, लेकिन उस तस्वीर ने सबको हैरान किया कि यार इतने कमजोर हो गए, इतने परेशान हो गए, तो थोड़ा सा लोग, और इसीलिए शायद आज लोग रो रहे हैं। सबसे बड़ी बात नम्रता, उन्होंने जो है विभाजन की त्रासदी झेली है, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था ना, पंजाब जो अविभाजित पंजाब था, जो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, वो वहां जन्मे थे। हाँ। लेकिन उनका परिवार जब ये विभाजन वो हुआ था तो भारत के पंजाब में आकर बस गया। वहां अमृतसर में उन्होंने अपना जिंदगी का सफर शुरू किया, सब चीजें। तो उनमें जो था ना, लोगों को एकजुट करके चलने की उनमें एक बहुत अच्छी कला थी। वो हमेशा ये चाहते थे, आपने देखा होगा कि जब वो राजनीति में भी थे तो वो जब सत्ता में थे तो विपक्ष को भी बहुत शांति तरीके से लिया करते थे। कभी उन्होंने बहुत हाई पिच पर हो हल्ला नहीं उन्होंने कभी घेरा, किया। कभी इस मजबूती के सामने आकर ऐसे जवाब नहीं दिया कि विपक्ष को, अगर विपक्ष आग बबूला है तो उसी के लहजे में उसको जवाब देंगे, या फिर वो बहुत शांति के तरीके से सबको समझाते थे, सबको जवाब देते थे। और उनकी इसी एकजुटता की मिसाल है कि आज अमृतसर में शोक की लहर, लोग इतने परेशान हो गए हैं, शोक की लहर दौड़ गई है, और उनके पूरे जो गांव हैं वहां पर उनको याद किया जा रहा है, वहां लोग उनके निधन पर दुखी हो गए हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नम्रता, बिल्कुल। और वो अभी हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है तो वाह भाई सबको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार उस फॉर्मेट पर काम कर रही है कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। मुझे याद आता है वो वाला दौर जिसमें नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बनाए गए थे मनमोहन सिंह, जिस किस्से का भी आप जिक्र कर रही थी कि फोन उनको किया गया तो उन्होंने मजाक समझ लिया और वो अपने दफ्तर पहुंच गए थे। उस दौरान अमेरिका से न्यूक्लियर डील पर वो अड़ गए थे एकदम, भाई हमारे पास उतना पैसा नहीं था या हम किस तरीके से वो डील करेंगे। सरकार फंस गई थी और सरकार फंस गई थी कि भाई सरकार, हाँ, कि भाई अमेरिका से अब हम लोग कैसे निपटे। तो वो सारी चीजें मनमोहन सिंह ने कितने, मतलब आप दिमागदार हुआ करते थे, जरूरी नहीं कि आपको चिल्लाना है या आपको कटाक्ष करना है या आपको कुछ ना कुछ छोड़ना ही है जुमला कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मनमोहन सिंह ने अपने सौम्य स्वभाव से भी अमेरिका जैसे देश के साथ भी अपनी चीजों को मनवाया था, ये उनकी खासियत। 2014 में जब मनमोहन सिंह इतिहास को लेकर कुछ बोल रहे थे, विपक्ष के कुछ सवालों का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने मीडिया में आकर एक बात कही थी नम्रता, कहा था मैं ये नहीं मानता कि मैं कमजोर प्रधानमंत्री हूं, क्योंकि अक्सर उनकी चुप्पी पर सवाल विपक्ष उठाया करता था, उनकी चुप्पी की वजह से उन्हें कमजोर कहा करता था। लेकिन उस वक्त उनकी जो उपलब्धियां थी, उनकी कामयाबी थी, उनका जो उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, वो चीजें साइड रख के विपक्ष बहुत जोरदार तरीके से उनके जरिए कांग्रेस को भी घेरता था। तो उस दौरान उन्होंने ये स्पष्ट बात कही थी मीडिया में आकर कि मैं नहीं मानता हूं कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री हूं, मैं ईमानदारी से यह मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया या संसद में विपक्ष की तुलना में ज्यादा उदार होगा। राजनीतिक मजबूरियों के बीच मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। तो सामने आकर वो जिस शांति सद्भाव की तरह वो जवाब देते थे, उससे सामने वाले की खुद ब खुद बोलती बंद हो जाती थी। नम्रता, उनके जो सारे किस्से इस वक्त याद किए जा रहे हैं ना, वो यही याद किए जा रहे हैं कि उन्हें अर्थव्यवस्था का भीष्म शाह कहा जाता था, पितामह कहा जाता था, कि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दिया। भारत जब एक बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था, जब चंद्रशेखर की सरकार गिरी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री जब बने, तो उस दौरान ये था कि किसको वित्त मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि उस दौर के आरबीआई गवर्नर को कहा गया कि उन्हें वित्त मंत्री बना दिया जाए, हालांकि उन्होंने मना कर दिया। आखिरी वक्त पर बहुत मंथन चल रहा था कि किसको वित्त मंत्री बनाया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डगमगा गई थी, भारत की हालात बहुत ज्यादा बुरे हो गए थे। उस बुरे दौर में कमान दी गई मनमोहन सिंह को, और मनमोहन सिंह ने अपने आप को साबित करके दिखाया, ये करके दिखाया कि हाँ, वो अगर कोई चीज, कोई काम अपने हाथ में ले रहे हैं तो वो आगे तक उसको सुधार करके आगे बढ़ाएंगे। असीम अरुण का मुझे किस्सा याद आता है, जो योगी सरकार में मंत्री भी रहे। उन्होंने बाकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और बताया है कि कैसे सौम्य स्वभाव, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसकी पराकाष्ठा क्या थी। आप देखिए ना, जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पर लगाई जाती हैं, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये गाड़ियां एकदम हाईफाई होती हैं। उस काफिले में
से होकर गुजरते हैं प्रधानमंत्री, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, उस दौर में अगर मनमोहन सिंह उस अपनी किसी भी हाई क्लास गाड़ी में बैठते थे जो उनको बतौर प्रधानमंत्री मिली हुई थी, तो उनकी नजर पड़ती थी अपनी मारुति 800 पर, और वो बार बार उसको देखकर बोला करते थे कि मैं ये कब चला पाऊंगा, ये मेरा वो वाला दौर कब आएगा जब मैं इसको चला पाऊंगा। इसी किस्से को असीम अरुण ने देखिए शेयर करते हुए बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, और ये पोस्ट आपको बताएगा कि कितने सहज सरल स्वभाव के थे मनमोहन सिंह। असीम अरुण लिखते हैं कि मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। एआईजी सीपीटी वो व्यक्ति है जो पीएम से कभी भी दूर नहीं रह सकता। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो साथ में यही बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी मेरी थी। डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी होती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है, यानी कि वो मारुति 800 की तरफ इशारा करा करते थे कि मेरी गड्डी तो ये है। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्या के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा मन भर के उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रही हूं कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। अब सोचिए एक आदमी जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, वो मारुति 800 जो उसकी पुरानी गाड़ी है, उसको देखकर खुश हो रहा है। अब इससे तो आप समझ सकते हैं कि लालसा उन्हें किसी भी चीज की नहीं थी। और एक अंदाजा और लगाइए कि पूर्व प्रधानमंत्री होने के बावजूद, इतने वरिष्ठ पदों पे रहने के बावजूद, अर्थव्यवस्था को एकदम पटरी पर लाने के बावजूद, इतने बड़े इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद वो अपने पीछे सिर्फ 15 करोड़ के आसपास की संपत्ति छोड़कर गए हैं, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि अगर आज के जमाने में देखा जाए तो भ्रष्टाचार इतना है कि पार्षद या सांसद या विधायक भी कई सौ करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं, और ये आदमी सिर्फ 15 करोड़ के आसपास की संपत्ति अपने पीछे छोड़कर गए हैं। तो ऐसे थे मनमोहन सिंह। बिल्कुल नम्रता, और सबसे अहम किस्सा तो यह है कि वो गांधी परिवार से जो उनका लगाव था, जो जुड़ाव था, और गांधी परिवार के चाहे वो सत्ता में रहे या ना रहा, तो मनमोहन सिंह जिस तरीके से उन्होंने गांधी परिवार से उनका लगाव और जुड़ाव था ना, बहुत मतलब एक इतना मजबूत था कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी और जब सत्ता में नहीं थी तब भी, जब गांधी परिवार से वो इस मजबूती से जुड़े रहे कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उस दौरान वो वित्त मंत्री थे। सोनिया गांधी उतना एक्टिव नहीं थी राजनीति में, लेकिन उन्होंने गांधी परिवार को साथ लेकर आगे तक चले, और यही इस चीज का यही उनको फायदा हुआ कि जब कांग्रेस की सरकार बनी, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना था। खबरें जोरों शोरों से फैल गई कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन आखिरी वक्त पर सोनिया गांधी ने मना कर दिया। काफी हलचल पैदा हो गई कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन रही तो आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह को उस वक्त इतना ज्यादा वो हाईलाइट कांग्रेस की उसमें नहीं, लिस्ट में नहीं हो पा रहे थे कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। जो गठबंधन के बाकी के नेता थे वो भी शॉक थे। रामविलास पासवान खुद हैरान थे, वो 10 जनपद गए थे, वहां जाके उन्होंने ये बात कंफर्म करने की कोशिश की कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे तो कौन प्रधानमंत्री बनना है। हालांकि जब उन्हें कंफर्म नहीं हुआ, वो वहां से निकले, बाहर आए, उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी एक आत्मकथा किताब है उसमें बखूबी तरीके से किया है, और उन्होंने बताया कि जब वो बाहर निकले, मीडिया में जोरों शोरों से खबर फ्लैश हो रही थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। वो जितना मनमोहन सिंह के लिए हैरान कर देने वाला था, उतना ही बाकी नेताओं के लिए भी हैरान कर देने वाला था। लेकिन आखिरी वक्त पर सोनिया गांधी ने डिसीजन लिया कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और वो प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद उन्होंने बखूबी तरीके से 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद दोबारा यूपीए की सरकार आई, तो तब भी यही मंथन हुआ कि इस बार नहीं मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, किसी नए चेहरे को आगे बढ़ाया जाएगा, या कांग्रेस के किसी और दिग्गज नेता को अब प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी। हो सकता है सोनिया गांधी खुद इस कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा से मनमोहन सिंह पर ही भरोसा जताया, और मनमोहन सिंह भी कांग्रेस में गांधी परिवार से जो उनका जुड़ाव था उसको और मजबूत किया, इसलिए वो अगली बार 10 सालों तक के लिए प्रधानमंत्री रहे। नम्रता, तो जो गांधी परिवार से जो कनेक्शन उनका रहा, उस पर विपक्ष ने भी काफी सवाल खड़े किए कि सरकार, प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह हैं लेकिन सरकार गांधी परिवार से चलती है, सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल हैं, वो सरकार मनमोहन सिंह को एडवाइस देती है,
हैं, लेकिन कितने भी आरोप लगे, मनमोहन सिंह डटकर अपना काम करते रहे। उन्होंने कभी इन आरोपों को बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने दिया। यही रीजन रहा कि सरकार बहुत अच्छे से चली और वो 10 साल तक आगे तक प्रधानमंत्री रहे। बिल्कुल। तो 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। एम्स में उन्होंने आखिरी सांसें ली। मनमोहन सिंह के जाने के बाद पूरा देश किस तरीके से गम में है, एनएमएफ न्यूज लगातार वो आपको कवरेज दिखा रहा है। इसके अलावा कौन कौन क्या क्या लिख रहा है मनमोहन सिंह के लिए, उनके पुराने किस्से भी हम आपको बता रहे थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। बाकी हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।